आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट सेकंड। यहां मैं आपको इस सीरीज के अंदर एयरफोर्स के अंदर आए हुए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करा रहा हूं और सभी के सभी क्वेश्चन सिलेक्टिव होंगे और लॉजिकल क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिक्सअप में कराऊंगा और सभी चैप्टर के क्वेश्चंस को भी यहां मैंने मिक्स किया है। थर्मो में से उठाया है कोई क्वेश्चन आपका ऑप्टिक्स में से उठाया है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट का मिक्स क्वेश्चन बनाया है, ईएम वेव्स का क्वेश्चन है। अच्छे अच्छे सवाल जो कि प्रीवियस ईयर्स में एक्सओ के एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी गुप्त ऊष्मा का विमेय सूत्र बताना है आपको। ऑप्शंस आपको गिवन है। ठीक है, यह क्वेश्चन भी एयरफोर्स एग्जाम में पूछा जा चुका है, सबको पता है जिन्होंने एग्जाम दे रखा है। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो सुन लो, एक या दो डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमेय सूत्र आने ही आने हैं। ठीक है, तो देखो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेटेंट हीट। तो बच्चों लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है Q बराबर mLF। Q यहां पर हीट एनर्जी होती है, M मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, LF क्या है? दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हिंदी में इसको बोलते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, अब हमें इसी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, तो सीधा सीधा हमारे पास L बराबर क्या आ जाएगा? Q अपॉन M। ठीक है, अब देखो Q क्या है? हीट एनर्जी है तो एनर्जी, तो इसकी यूनिट क्या निकल के आ जाएगी? जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। कोई भी एनर्जी हो उसकी यूनिट जूल होगी। अब मास की क्या होती है? किलोग्राम, तो इसकी यूनिट क्या निकल के आ गई? जूल अपॉन किलोग्राम। और बच्चों जूल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? mL2T-2। हर एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? mL2T-2 अपॉन किलोग्राम का क्या होगा? मास m। अब m से m गया, बचा क्या? L2T-2, या फिर इसको ऐसे लिख दो m की पावर 0 L2T-2। अब देख लो ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन ए सही है, m0 L2T-2। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये भी क्वेश्चन एक्सओ ने पूछा है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी गैस कांस्टेंट का आ चुका है। मैं आपको इसकी यूनिट लिखाऊंगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। ठीक है, तो मैं इसकी यूनिट आपको बता देता हूं। बच्चों यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यूनिट कहां यूज होती है? तो हमने एक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है, आदर्श गैस समीकरण। आइडियल गैस इक्वेशन यानी आदर्श गैस समीकरण, ये हमने पढ़ा है। और वो इक्वेशन होती है बच्चे Pv बराबर nRT। P यहां पे होता है प्रेशर यानी दाब, V यहां पे होता है वॉल्यूम यानी आयतन, N होता है नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यानी सार्वत्रिक गैस स्थिरांक, और T क्या होता है? टेम्परेचर। ठीक है, अब जरा देखो हमें R की यूनिट निकालनी है, तो R बराबर क्या हो जाएगा? Pb अपॉन NT। अब बच्चे एक बात देखो, P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम। अब प्रेशर की यूनिट क्या होती है बच्चे? हमें पता है प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, एरिया की मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की तो हमारे पास निकल के आ गई न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम की क्या होती है? मीटर क्यूब। सीधी सी बात है। अब नंबर ऑफ मोल्स की क्या होती है? एन की मोल्स होती है। और टेम्परेचर की क्या होती है? केल्विन यानी के। ठीक है, अब देखो मीटर क्यूब से ये खत्म, ऊपर बचा एम, तो क्या कंडीशन बची? ऊपर बचा न्यूटन मीटर अपॉन नीचे बचा मोल केल्विन। ये हमारे पास सिचुएशन बची। ठीक है, मोल केल्विन। अब यहां ऐसी कोई सिचुएशन दे नहीं रखी है न्यूटन अपॉन मोल, ये आपको दे नहीं रखा है, यानी न्यूटन मीटर अपॉन मोल केल्विन, आपको ऐसा कोई यूनिट नहीं दे रखा है। तो आप एक काम करो, देखो न्यूटन मीटर देखो, आप ध्यान से देखोगे अगर आप ऑप्शन के अंदर, यहां ये किलोग्राम मोल इनवर्स, ये भी किलोग्राम मोल इनवर्स,
ये भी माफ करना, ये केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये भी बच्चे क्या है केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और ये भी क्या है केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। यानी उसने क्या कर रखा है कि मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स को ऊपर ले रखा है और न्यूटन मीटर को उसने कन्वर्ट करवा रखा है, या तो जूल में, अर्ग में, वाट में, किस में कन्वर्ट कर सकते हैं वो देख लो। तो बच्चे न्यूटन मीटर का मतलब क्या हो जाएगा, देखो न्यूटन की फोर्स, मीटर की डिस्टेंस, ये क्या निकल के आ गया हमारे पास फोर्स इंटू डिस्टेंस। बच्चे किसका फॉर्मूला होता था वर्क का, तो यानी वर्क की यूनिट क्या निकल के आ जाएगी न्यूटन मीटर, और वर्क की अब सीधी सीधी यूनिट क्या हो जाएगी जूल, एसआई में क्या हो जाएगा जूल। तो इसको पूरे को बेटा ऊपर वाले को हम क्या बोल सकते हैं न्यूटन मीटर को जूल। तो आपके पास यूनिट क्या निकल के आ गई जूल अपॉन मोल केल्विन, यानी जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर इसको सीजीएस यूनिट में पूछता, सीजीएस में, तो जूल को सीजीएस में क्या बोलते हैं अर्ग, तो आपका आंसर क्या होता अर्ग केल्विन इनवर्स मोल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, बात समझ में आ रही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ व्हील changes from 2L to 5L in 3 seconds. The magnitude of torque acting on it is. यानी एक पहिया है जिसका कोणीय संवेग 2L से 5L 3 सेकंड में बदल जाता है। 2L से कितना हो जाता है 5L। अब हमसे बोल रहा है बल आघूर्ण का परिमाण क्या होगा। ऑप्शंस आपको गिवन है L/5, L/3, L/2 और L। ठीक है, करके देखो एक बार, खुद ट्राई करके देखो, टाइम दो इस क्वेश्चन को, करो। आसान सा सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड है। हो गया, देखो मैं इसको समझा देता हूं। मैं इस क्वेश्चन सेकंड को रफ कर रहा हूं, अगर नोट नहीं किया है तो नोट कर लो इसको। बच्चों जो टॉर्क का फॉर्मूला है, यानी टॉर्क हमसे निकलवा रहा है इसका मैग्नीट्यूड, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, यानी कोणीय संवेग में परिवर्तन अपॉन टाइम, यानी समय, ये होता है। और चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा एल अपॉन टाइम टी। अब देखो मोमेंटम कितने से कितना चेंज हो रहा है 2L से 5L, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो बच्चे कितना हो जाएगा 5L माइनस 2L, और टाइम आपको कितना दे रखा है 3 सेकेंड, तो 3, तो 5L माइनस 2L कितना हो जाएगा 3L अपॉन 3, 3 से 3 गया, बचा क्या L। तो जो एंगुल, जो आपका टॉर्क आएगा, बल आघूर्ण का परिमाण आएगा, वो किसके बराबर आएगा L के बराबर आएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या है ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, इसको नोट कर लो, हो गया नोट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन 4 बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, यानी प्रत्यास्थता के हुक के नियम के अनुसार, यदि स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड, स्ट्रेस यानी प्रतिबल को अगर बढ़ा दिया जाए, तनाव को बढ़ा दिया जाए, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, यानी ये बोल रहा है कि देखो बच्चों स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो, अगर आप स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं, अगर आप स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं तो इन दोनों का अनुपात बढ़ता है, घटता है, जीरो हो जाता है, या कांस्टेंट होगा, रिमेन्स कांस्टेंट, स्थिर रहता है। तो जो हुक्स लॉ होता है वो क्या होता है, हुक्स लॉ ये बोलता है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बराबर कांस्टेंट, ये हुक्स लॉ होता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक के नियम के अनुसार, हुक्स लॉ। दैट इज स्ट्रेस यानी प्रतिबल बोल दो या तनाव, और स्ट्रेन माने क्या है विकृति, इन दोनों का अनुपात नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। पहली बात तो ये। अब ध्यान से सोचना, अगर हम स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन भी तो बढ़ेगा, जितना आप स्ट्रेस को बढ़ाओगे स्ट्रेन भी उतना ही बढ़ेगा। समझ पा रहे हो, स्ट्रेन होता क्या है विकृति, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बाई स्ट्रेन होता क्या है डेल्टा एल अपॉन एल, यही तो होता है। और स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया।
तो जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लगाएंगे उतना ज्यादा लंबाई में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? तो जितना आप स्ट्रेस बढ़ाओगे उतना ही स्ट्रेन बढ़ेगा, सीधी सी बात है। यानी जितना आप स्ट्रेस बढ़ाओगे उतना स्ट्रेन बढ़ेगा। मतलब ये हुआ कि इन दोनों का अनुपात हमेशा क्या है, निकल के आएगा, कांस्टेंट निकल के आएगा। जितना आप स्ट्रेस बढ़ाओगे उतना ही बच्चे स्ट्रेन भी बढ़ेगा, जितना आप स्ट्रेन कम करोगे उतना ही, जितना आप स्ट्रेस कम करोगे उतना ही स्ट्रेन भी कम होगा। तो इन दोनों का हमेशा अनुपात क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो ऑप्शन आपका होगा डी सही होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है कि ए लाइट एंड अ हैवी बॉडी, लाइट माने हल्की और हैवी माने भारी, तो ए लाइट एंड अ हैवी बॉडी हैव सेम मोमेंटम देन, यानी एक हल्की तथा एक भारी पिंड का संवेग समान है तब हैवियर ऑब्जेक्ट हैव हायर काइनेटिक एनर्जी। हैवियर मतलब भारी वस्तु की ज्यादा गतिज ऊर्जा होगी या भारी वस्तु की कम गतिज ऊर्जा होगी या दोनों की गतिज ऊर्जा समान होगी या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों कल भी मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट कराया था, पहला प्रैक्टिस सेट, उसमें भी इस टाइप का एक सवाल था जहां काइनेटिक एनर्जी सेम दे रखी थी, यहां आपको मोमेंटम सेम दे रखा है। तो एक बॉल ये है जिसका मास m1 है और एक बॉल ये इसका मास m2 है, ठीक है। बट इन दोनों का मोमेंटम क्या है? सेम है। मान चलो इसका मोमेंटम p है और इसका भी क्या है? p। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो E1 है, ठीक है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? E2। अब मास, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है बच्चों? ये होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। अब हमें क्या बोल रखा है कि ये p जो है वो क्या है? वो आपका दोनों का सेम है, सेम मोमेंटम, मतलब ये क्या है? कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम है। तो अब काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? मास पर, क्योंकि 2 भी क्या होगा? कांस्टेंट। भाई p कांस्टेंट 2 कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई? मास के, यानी मास पर डिपेंड करेगी। बच्चे जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा, यानी जो हैवियर बॉडी होगी, अब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम। बात समझ में आ गई? तो आपका ऑप्शन देख लो कौन सा सही है। जो हैवियर बॉडी होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? लेसर होगी, यानी कम होगी। जिसका मास ज्यादा, जितनी हैवी बॉडी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? उतनी कम। तो इसका ऑप्शन होगा बी इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? इसको अच्छे से नोट करो, फिर आगे की बात करते हैं। हो गया? अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 और 7, इनमें ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये थर्मोडायनामिक्स का कार्नोट इंजन का क्वेश्चन है और इसको हल्के में मत लेना। ये वाला क्वेश्चन, कार्नोट इंजन का क्वेश्चन 99.99% आता ही आता है अपने एक्स ग्रुप के एग्जाम के अंदर। कोई एक आध साल गया होगा जब कार्नोट इंजन का सवाल नहीं पूछा, पहले भी और आज भी कार्नोट इंजन का क्वेश्चन आना ही आना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये सवाल भी अपने आप में अच्छा है। ठीक है, देखो थ्योरेटिकल सवाल है। क्या बोल रहा है कि अ मास m इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू x एक्सिस, इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन। एक m द्रव्यमान का कण x अक्ष के समांतर नियत वेग से गतिमान है, मूल बिंदु के सापेक्ष इसका कोण या वेग होगा। यानी एंगुलर मोमेंटम आपको बताना है, जीरो हो जाएगा या कांस्टेंट रहेगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा। अब देखो आप, ये है, ये मेरे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है, और भाई साहब ये मेरे पास ओरिजिन है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब ओरिजिन के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम बताना है, कोणीय संवेग बताना है। तो देखो ओरिजिन से कुछ दूरी पर, यानी ओरिजिन से कुछ दूरी पर यहां एक m मास की बॉडी है, पार्टिकल है, कण है, यही तो बोल रहा है सवाल। ओरिजिन से कुछ दूरी पर, वो दूरी क्या है? मान लो वो डायरेक्शन मान लो r वेक्टर। ठीक है, ये क्या है? r वेक्टर। अब ये पार्टिकल x एक्सिस के पैरेलल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, नियत वेग से चल रहा है। यानी पार्टिकल x एक्सिस के पैरेलल इस तरीके से आगे की तरफ चल रहा है। किससे? कांस्टेंट वेलोसिटी से।
नियत वेग से चल रहा है, ठीक है। और मास क्या है, कांस्टेंट, और वेलोसिटी भी क्या है उसकी, कांस्टेंट, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इस ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, दैट इज एल। यानी हमें क्या निकालना है, हमें एल फाइंड आउट करना है, एल हमें निकालना है। अब बच्चों देखो, इस ओरिजिन से मुझे एम तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, ये यही तो लेनी पड़ेगी। ये मान लो है R1, क्या है ये R1, ये ओरिजिन से लेके एम तक के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी, ठीक है। अब हमारे पास एल का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर, ठीक है। अब जरा देखो, अब हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है हमें, वो क्या है R1, तो ये आ जाएगा एम वी R1, एम वी आर क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं हमेशा, ये आ जाएगा R1, तो एल क्या आ जाएगा एम बी R1। अब जरा ध्यान से देखो, मास क्या है, कांस्टेंट रहता है हमेशा, हर बॉडी का मास कांस्टेंट रहता है, तो इस पार्टिकल का मास भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो बच्चे ये कांस्टेंट है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल समांतर भी कांस्टेंट जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, ये भी कांस्टेंट है। और बच्चे ये डिस्टेंस, ये R1 जो है, ये भी क्या होगी, फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी, ये भी चेंज नहीं होगी। अब ये फिक्स है भाई, ये पार्टिकल इतनी दूरी पर है, तो ये फिक्स है, इतनी दूरी पर एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा होगा, तो बच्चे डिस्टेंस भी क्या है, फिक्स है। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो पूरा क्या बन जाएगा, ये कांस्टेंट। तो बच्चे एल क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट। तो इसका ऑप्शन होगा आपका विल रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो ओरिजिन के अबाउट हमेशा कांस्टेंट होगा, क्योंकि आप ओरिजिन से ही क्या मानोगे, जब आप ओरिजिन के अबाउट, मूल बिंदु के अबाउट अगर आप एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं, तो आपको ओरिजिन से ही एंगुलर डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पार्टिकल की लेनी होगी। इतनी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी इज करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन 7, और इसको आप एक बार करने की कोशिश करो, ठीक है। देखो इसको मैं रफ कर रहा हूं, इसको नोट कर लेना, हो गया। देखो, in a Carnot engine the heat of the source and sink is 4 to 7 degrees Celsius and 27 degrees Celsius respectively. Its efficiency is, दक्षता निकलवा रहा है हमसे, यानी यदि कार्नोट इंजन में स्रोत तथा सिंक के ताप ये है, तो इसकी दक्षता क्या होगी, इफिशियंसी क्या होगी। बच्चे जो कॉमन बात है, जिनने पढ़ रखा है ठीक है, जिनको ये सवाल नहीं आता मैं उसको सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा, और ध्यान से देखना और ये कर लेना ध्यान से। मोस्ट इंपोर्टेंट है, थर्मोडायनामिक्स के अंदर ये न्यूमेरिकल बनता है, एक्सरूप के एग्जाम के अंदर। तो बच्चों इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है, इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते ही होता है 1 - T2/T1, 1 - T2/T1। बेटा हम T1 को हमेशा क्या मानते हैं, सोर्स को, यानी स्रोत को हमेशा T1 मानते हैं, स्रोत को। और T2 किसको मानते हैं, सिंक को। सिंक माने, यानी सिंक को हमेशा क्या मान के चलते हैं, T2। तो पहली बात तो आप नेमिंग समझ लो, जो सोर्स होता है वो हमेशा T1 होता है, जो सोर्स आपको दे रखा है इसको आप मानोगे T1, और जो सिंक दे रखा है बच्चे उसे मानोगे आप T2। इतनी बात क्लियर है, नेमिंग हो गई। तो इसका फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का 1 - T2/T1। T2 सिंक होता है, T1 सोर्स होता है, ठीक है। अब जरा आगे देखो, अब हमें सवाल के अंदर एफिशिएंसी निकालनी है, तो T2 और T1 की वैल्यू हमें दे रखी है, तो हमें जो टेम्परेचर सेल्सियस में दे रखा है हमेशा बच्चे उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है। ये बात बहुत जरूरी है, किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। अगर ये केल्विन में दे रखा होता तो हमें किसी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी। अगर सेल्सियस में है या किसी और दूसरे टेम्परेचर में है, हमें उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो जरा देखो, ये आ जाएगा 1 - अब T2 क्या है, सिंक, यानी 27, तो 27 के साथ 273 जोड़ दो तो किस में निकल के आ जाएगा, ये केल्विन में निकल के आ जाएगा, अपॉन फिर T1 क्या है 427, इसके साथ अगेन 273 को ऐड कर दो तो किस में निकल के आ जाएगा, केल्विन में। ये आपकी इफिशियंसी निकल के आ जाएगी। तो ऊपर बचा कितना है, 7 और 3 10, यानी 3 इफिशियंसी आ गई 1 - 300 अपॉन ये बचा आपका, दैट इज 10 यानी 700 बचा, यानी ये आ गया आपका पूरा ऐड करके 700। अब देखो डबल जीरो से कैंसिल, अब 7 - 3 क्या आ जाएगा,
क्या आ जाएगा 4/7, यानी इसकी जो एफिशिएंसी आ जाएगी बच्चे वो क्या आ जाएगी 4/7। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज 4/7। ठीक है, हो गया। अच्छे से नोट करो और इन बातों को ध्यान रखना, किसको आप T1 मानोगे किसको आप T2 मानोगे। ठीक है, तो नोट कर लो इसको अच्छे से। हो गया नोट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये AA और X रूप में पूछा जा चुका है। ठीक है, अच्छा सवाल है, कॉमन सा सवाल है। ठीक है, सवाल देखो क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूस, एक समान गति में एक वैद्युत आवेश उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, इलेक्ट्रिक फील्ड को हिंदी में बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड ओनली, चुंबकीय क्षेत्र। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड, इनमें से कोई नहीं। तो देखो पहली बात, जब बच्चे चार्ज, दो सवाल यहां से मैं तुम्हें बता देता हूं। अगर जब आपका चार्ज रेस्ट में हो, विराम अवस्था में हो, आवेश किस में हो, विराम अवस्था में, रेस्ट में हो, तब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस होता है। ध्यान रखना, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जब चार्ज रेस्ट में होगा, और जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होगा, जब चार्ज मूव कर रहा होगा, चल रहा होगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र तथा मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र, दोनों। जब चार्ज रेस्ट में होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड, जब चार्ज मोशन में होगा, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा, एक समान गति कर रहा होगा, ऐसे केस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये सवाल, फ्यूज वायर इज अ वायर ऑफ, फ्यूज तार एक तार होता है। अब देखो रेजिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट को बोलते हैं गलनांक, गलनांक। ठीक है, तो देखो ये बोल रहा है कि फ्यूज वायर का लो रेजिस्टेंस होता है यानी कम प्रतिरोध होता है, और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, कम गलनांक होता है। इस तरीके से ऑप्शंस दे रखे हैं। अब पहले काम देखो, फ्यूज वायर होता क्या है। फ्यूज वायर एक ऐसा वायर सर्किट के अंदर लगाया जाता है जो कि हमारे घर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं, जैसे फ्रिज है, प्रेस है, टीवी है, कूलर है, जितने भी गैजेट्स हैं इलेक्ट्रिकल, अगर करंट तेजी से फ्लो हो, सुनना, अगर करंट तेजी से फ्लो हो, अगर करंट तेजी से फ्लो होगा, विद्युत धारा तेजी से फ्लो होगी, तो उस करंट को मिनिमाइज कर सके। अब करंट को मिनिमाइज कौन कर सकता है, कम कौन कर सकता है, हाई रेजिस्टेंस। पहली बात हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, दूसरी बात, अरे तुम्हें यह तो पता लग गया कि उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस हाई क्यों होता है, क्योंकि अगर उसका करंट बढ़ जाएगा, करंट अगर बढ़ गया अचानक से, उस करंट को कम कौन कर सकता है, हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, दूसरी बात, अब उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी कम होना चाहिए ताकि वो करंट बढ़ने पर वो फूक जाए, फ्यूज हो जाए। और वो कब हो सकता है, जब उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ऐसे में अगर वो फ्यूज हो जाएगा तो सर्किट ऑफ हो जाएगी और हमारे घर के अंदर से बिजली चली जाएगी और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फ्यूज होने से बच जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि फ्यूज वायर का देखो रेजिस्टेंस कैसा होगा, हाई, यानी अत्यधिक उसका प्रतिरोध होगा। क्यों होगा बच्चे, क्योंकि करंट अगर बढ़ेगा अचानक से ज्यादा तो रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि रेजिस्टेंस होता क्या है, जो करंट का अपोज करे, करंट का विरोध करे, करंट को रोके। ठीक है, और इसका क्या होगा, लो एमपी होगा, लो गलनांक होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि वायर जल्दी से फ्यूज हो जाएगा तो घर के अंदर जितने भी अप्लायंसेस हैं वो फ्यूज होने से बच जाएंगे। तो इसका ऑप्शन देख लो, ऑप्शन डी इज करेक्ट, हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बात समझ में आती है, हो गया नोट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 और 11। क्वेश्चन 10 भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक्चुअल में आपको मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं ना,
ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, इसलिए ध्यान से मेरी बात सुनना, क्वेश्चंस पर फोकस देना और सभी क्वेश्चन को सीरियस लेना। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत कंफ्यूजेबल क्वेश्चन है। मैं ऑलरेडी ये आपको साउंड वेव के अंदर पढ़ा चुका हूं, ये वाला क्वेश्चन विद थ्योरी समझा चुका हूं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। निम्न में से किसका प्रभाव वायु में ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता है? प्रेशर का यानी दाब का, टेम्परेचर का, आर्द्रता का, या फिर दोनों का, ए और सी, दाब और आर्द्रता का। बच्चों देखो टेम्परेचर पर इफेक्ट पड़ता है साउंड का, टेम्परेचर बढ़ाने पर साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बढ़ती है, ठीक है। इसका जो आंसर है ना वो प्रेशर है। ध्यान से मेरी बात सुनना। अब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का जो फॉर्मूला होता है प्रेशर के साथ, वो होता है गामा पी अपॉन रो। ये पी फॉर प्रेशर और रो फॉर डेंसिटी, यानी ये है घनत्व। अब ध्यान से देखना, तुम लोग क्या सोचोगे, सर प्रेशर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भैया, प्रेशर बढ़ाओगे तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बढ़ेगा, ये तो बोलोगे भाई। प्रेशर के क्या दिख रहा है आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बच्चे ऐसा ही नहीं होता, ये बच्चा गलत पढ़ता है कि प्रेशर बढ़ाओगे तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बढ़ेगा। नहीं, जरा ध्यान से सोचो, मैंने तुम्हें बता रखा है सब कुछ, स्पीड ऑफ उसमें साउंड वेव के अंदर पढ़ाया था। आई थिंक लेक्चर नंबर 11 है वेव का लेक्चर नंबर 11 है, जहां मैंने बातें तुम्हें सिखाई। देखो जाके देख सकते हो, उसमें मैंने समझाया है, फिर भी यहां मैं बता देता हूं। होता क्या है बच्चे कि जो साउंड होती है, एक होता है कंप्रेशन, एक होता है रेयरफेक्शन। कंप्रेशन माने होता है ये दबाना, संपीड़न, संकुचन, और रेयरफेक्शन माने होता है फैलाव, ऐसे करके फैलाव। जब पार्टिकल कंप्रेशन करते हैं, देखो कंप्रेशन माने संकुचन करते हैं, संकुचन, तो उस टाइम प्रेशर भी बढ़ रहा है और उनकी डेंसिटी भी बढ़ रही है, वो क्लोज आ रहे हैं, डेंसिटी भी बढ़ रहा है। अब जब वो पार्टिकल पीछे की तरफ जाते हैं, रेयरफेक्शन करते हैं, विलरन करते हैं, तो प्रेशर कम हो रहा है तो डेंसिटी भी कम हो रहा है। मतलब प्रेशर जब बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी बढ़ रहा है, प्रेशर जब कम हो रहा है तो डेंसिटी भी कम हो रहा है। मतलब हो क्या रहा है बच्चे कि जो प्रेशर और डेंसिटी है, इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, नियत होगा। क्योंकि जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घट रहा है। इसलिए ये जो रेशियो है पी अपॉन रो का क्या आता है, कांस्टेंट। इसलिए कभी भी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि ये रेशियो क्या निकल के आता है, कांस्टेंट। बात समझ रहे हो? तो इसका आंसर होगा ये प्रेशर पर कभी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब देखो अगला सवाल, और एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो सीरीज है, इसमें से एक क्वेश्चन आपका फंस सकता है। बहुत बार यहां से क्वेश्चन बने हैं, आपको सारी सीरीज पता होनी चाहिए, किस सीरीज के मतलब किस सीरीज के अंदर कौन सा रीजन आता है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, ये क्वेश्चन फंस सकता है एग्जाम के अंदर, बहुत बार पूछा जा चुका है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप याद करके जाना। तो विच कैटेगरी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज फाउंड इन विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में पूछ रहा है, यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। तो बच्चे इसका आंसर है बामर श्रेणी। क्या है, बामन। बामर श्रेणी विजिबल रीजन के अंदर पाई जाती है। अब देखो, अब जो लाइमन श्रेणी है ना, लाइमन सीरीज, वो आपकी अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर पाई जाती है। अल्ट्रा, मैं लिखा देता हूं आपको, अल्ट्रा वायलेट रीजन लिख लेना। ये अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर, बामन सीरीज किसके अंदर है, विजिबल रीजन के अंदर। किसके अंदर है, विजिबल रीजन के अंदर। बोलो बात समझ में आ रही है। पास्टन सीरीज हो, चाहे फुंड सीरीज हो, ठीक है, चाहे ब्रैकेट सीरीज हो, ब्रैकेट सीरीज हो, ये तीनों की तीनों पाई जाती है इंफ्रारेड के अंदर, इंफ्रारेड रीजन के अंदर। एक बार आप इसकी हिंदी देख लेना, इंफ्रारेड की क्या होती है, ठीक है। तो लाइमन अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर पाया जाता है, बामर सीरीज विजिबल रीजन के अंदर पाया जाता है, और पास्टन सीरीज या फुंड सीरीज या ब्रैकेट, ये तीनों इंफ्रारेड रीजन के अंदर पाए जाते हैं। ये आपको सीरीज याद होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन होने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे थर्मोडायनामिक्स में कार्नोट इंजन का सवाल आना ही आना है, वैसे ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से एक सीरीज का सवाल आना ही आना है, ठीक है।
हो गई चीजें, इसको अच्छे से नोट करो, इस सीरीज को ध्यान से याद कर लेना, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। नोट कर लिया? अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि ईएम वेव्स डू नॉट ट्रांसपोर्ट, यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगों में प्रवाह नहीं होता। इसका जो आंसर है वो है चार्ज। क्या है? चार्ज। बच्चे, जो चार्ज है ना, वो मास की एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए, यानी फिजिकल का मतलब भौतिक राशि है, तो इसलिए जो चार्ज है ना, वो ईएम वेव्स चार्ज को अपने साथ कैरी नहीं करती है, अपने साथ मोमेंटम लेके जाती हैं, एनर्जी लेके जाती हैं, इंफॉर्मेशंस लेके जाती हैं, बट ये चार्ज को अपने साथ आगे लेके नहीं जाती हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। प्रकाश को वैद्युत सिग्नल में बदलने के लिए कौन उत्तरदायी है? आइरिस, परितारिका, प्यूपिल पुतली, रेटिना और कॉर्निया। देखो जो हमारी, जो अब देखो लाइट है मेरे सामने, लाइट पड़ रही है, मैं सब चीजें अपने सामने देख पा रहा हूं, ये किसकी वजह से? रेटिना की वजह से। एक्चुअल में रेटिना करता क्या है? हमें चीजें दिखाता है, और रेटिना से ऑप्टिकल नर्व से हमारे माइंड के अंदर सिग्नल जाता है, ऑप्टिक नर्व से, है ना, ऑप्टिव नर्व से हमारे माइंड को सिग्नल जाता है, और वो सिग्नल को डिकोड करता है, और उसके बाद हमें फाइनल में जाके इमेज दिखती है कि ये भाई साहब बोर्ड है, ये मार्कर है, ये है कुछ भी। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो होता क्या है कि इसका आंसर जो होगा वो रेटिना होगा। तो रेटिना का काम क्या होता है? लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। और लाइट को सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करता है? ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू माइंड के अंदर जाती हैं, माइंड फिर उनको अपने अंदर डिकोड करता है, और उसके बाद हमें चीजें दिखती हैं। ये इसकी प्रोसेस है। तो इसका आंसर क्या होगा? रेटिना, लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, ये एक्स रूप में पूछा जा चुका है 18 के एग्जाम्स के अंदर, और उसके बाद भी कई बार रिपीट हुआ है, नेवी ने भी पूछा है सवाल। तो बोल रहा है कि इन रिलेशन बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस सीपी एंड सीवी इज। देखो बच्चों, सीपी क्या होता है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। और ये क्या है? सीपी क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एक नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। अब इन दोनों में कौन सा संबंध सही है? तो बच्चों इसका जो आंसर है वो ये है, सीपी माइनस सीबी बराबर आर। ये रिलेशन सही है दोनों में। ये जो फॉर्मूला है ना, इसी को हम बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला। आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे मेयर्स फॉर्मूला। क्या पढ़ोगे? मेयर्स फॉर्मूला। इसी को मेयर्स फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। अगर सवाल ये आता, एक्स में ये भी पूछा जा चुका है कि इनमें से मेयर्स फॉर्मूला कौन सा है, तो सीपी माइनस सीबी बराबर आर। आर यहां पे क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना, सीपी और सीबी में रिलेशन ये होता है, सीपी माइनस सीबी बराबर आर। इसी को मेयर्स फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, करो इनको नोट। हो गया नोट? अब देखो क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन अ प्योर कैपेसिटर इज। एक शुद्ध संधारित्र में हुई शक्ति का अपव्यय। ठीक है, यानी औसत शक्ति हुई, शक्ति मतलब औसत शक्ति, एवरेज पावर पूछ रहा है, औसत शक्ति का अपव्यय है। तो बच्चों देखो, एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाई। पहले तो ये समझ लो, औसत शक्ति का जो फॉर्मूला है वो होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ये एसी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये होता है। अब प्योर कैपेसिटर की बात कर रहा है, प्योर एकदम शुद्ध संधारित्र की। तो प्योर कैपेसिटर के लिए फाई की जो वैल्यू होती है बच्चे वो होती है 90। क्या होती है फाई की वैल्यू? 90। अगर एक cos 90 हो गया, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो बच्चे एवरेज पावर कितना निकल के आ जाएगा? 0। तो आपका आंसर क्या होगा इसका? 0। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
यानी किसी प्योर कैपेसिटर के लिए जो औसत शक्ति का जो अपव्यय होगा, डिसिपेट जो खर्च हुई होगी, वो कितनी होगी? हमेशा 0, क्योंकि प्योर कैपेसिटर की वैल्यू कितनी होती है फाई के लिए? 90। ठीक है, आज का टारगेट फिनिश हो गया, क्योंकि आज हमें 15 क्वेश्चंस कराने थे, तो 15 क्वेश्चंस हो गए। सभी के सभी क्वेश्चंस सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस को सीरियस लें आप। ठीक है, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोगों को शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, अच्छे से मेहनत करिए और इस बार सिलेक्शन लीजिए।